तो आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। और मुझे पूरा भरोसा है इस चैप्टर से एक क्वेश्चन नीट 2026 में होगा। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का एक क्वेश्चन नॉर्मली रहता है, तो इस बार भी वो आने के चांसेस हैं। ओके, और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। एक फार्मूला है, जैसे हम देख रहे हैं ये क्वेश्चन है जो मेंस में पूछा है 2023 में। क्वेश्चन ये, बॉडी कूल्स फ्रॉम 80 to 60 in 5 minutes. The temperature of the surrounding is 20 degree. Time taken to cool from 60 to 40. Yes, similar question. एक बॉडी कूल्स इन 7 minutes फ्रॉम 60 to 40. सराउंडिंग टेम्परेचर इज 10. द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी आफ्टर नेक्स्ट 7 minutes. ओके, या सेम पैटर्न का क्वेश्चन। ए बॉडी filled with very hot soup cooling up 98 to 86 in 2 minutes. When the room temperature is 20, how long will it take to cool from 75 to 69? Yes, same is pattern का question. A metallic sphere cools from 50 to 40 in 300 seconds. If the atmospheric temperature around is 20, then the sphere temperature after next 5 minutes. Okay, तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि सेम पैटर्न का क्वेश्चन आ रहा है। नीट में भी आप देखोगे तो इसी पैटर्न का क्वेश्चन आया होगा। ओके, इस पैटर्न के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें एक ही फॉर्मूला यूज करना है, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। फाइनल टेम्परेचर ऑफ द बॉडी माइनस इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द बॉडी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन इज इक्वल टू के, और टी फाइनल प्लस टी इनिशियल बाय 2 माइनस टी सराउंडिंग। ये फार्मूला अप्लाई करके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ये चारों क्वेश्चन जो है एक ही पैटर्न का है, और हर साल ये जेई में आ रहा है, कभी 23 में, कभी 20 में, कभी 22 में, इस तरह से हर साल आ रहा है। 21 में भी आ रहा है। एक क्वेश्चन तो आ रहा है जेई मेंस में इस पे, तो नीट में भी ऐसे ही आता है, आप देख सकते हो। तो जैसे इस सिनेरियो की बात कर रहे हैं, ये बॉडी कूल्स फ्रॉम फाइनल टेम्परेचर 80 हो गया, तो 80 माइनस 60, टाइम कितना लग रहा है, तो 5 मिनट इक्वल टू एक कांस्टेंट के दे रहे हैं। फाइनल टेम्परेचर 80 प्लस 60 बाई 2 माइनस सराउंडिंग टेम्परेचर 20, तो ये कितना हो जा रहा है, ये हो जा रहा है 80 माइनस 60, 20/5 मिनट इक्वल टू क्या हो जा रहा है, के, और ये कितना हो जा रहा है 140/2 70 माइनस 20 50। तो ये एक इक्वेशन है। सेम इसके लिए भी अगर हम देखें तो 60 माइनस 40, 60 माइनस 40 बाय टाइम टी मिनट, और यही टाइम हमें फाइंड करना है कि 60 प्लस 40/2 माइनस सराउंडिंग टेम्परेचर। इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, के और के कट जा रहा है, 20/5 इंटू T/20, और इक्वल टू क्या आ रहा है 50 ये कितना हो जा रहा है 150 30। तो T का वैल्यू कितना हो जा रहा है 25/3। अच्छा, ये सब सेकेंड में था तो ये गलत हो गया हमारा, ये सेकेंड है। नॉर्मली टाइम मिनट में रहता है, इसलिए मुझे याद रह गया था कि मिनट में ही होगा, बट ये सेकेंड में, तो ये सेकेंड है। तो हमारा आंसर भी किस में आ जाएगा, सेकेंड में, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 25/3। सेम इसी पैटर्न पे वही फार्मूला अप्लाई करेंगे, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल बाय डेल्टा टी इक्वल टू के, टी फाइनल प्लस टी इनिशियल बाई 2 माइनस टी सराउंडिंग। टी फाइनल है 60 या 40 लेना है तो 40 ले लेते हैं,
या फार्मूला इनिशियल माइनस फाइनल करना है तो वही कर लेते हैं। बस हमें टेम्परेचर डिफरेंस ही लेना है, टी इनिशियल माइनस टी फाइनल ही कर लेते हैं। तो 60 माइनस 40 बाई 7 मिनट, यहाँ पे टाइम मिनट में दिया हुआ है, इक्वल टू के 60 प्लस 40 बाई 2 माइनस सराउंडिंग टेम्परेचर 10। तो ये हो जा रहा है 20/7 मिनट इक्वल टू के, और ये हो जा रहा है 50 तो 40। ये हमारा इक्वेशन 1। और ऐसे ही बोल रहा है टेम्परेचर क्या होगा आफ्टर 7 मिनट, तो ठीक है 60 से 40 हुआ है तो इनिशियल 40 माइनस टी बाई 7 मिनट इक्वल टू के, और क्या तो 40 प्लस टी बाई 2 माइनस 10, दोनों को डिवाइड कर देते हैं, ये कैंसिल हो रहा है। 20/40 माइनस टी इज इक्वल टू के कैंसिल हो रहा है 40 और डिवाइडेड बाय हम ये कह सकते हैं 40 प्लस टी माइनस 20, और इस 2 को ऊपर भेज देते हैं। तो ये हो जा रहा है कितना, अगर हम ये कैंसिल कर दें तो 2 जा और 2 × 2 4, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम कर लें तो t माइनस या t प्लस 20 इक्वल टू 160 माइनस 40, तो 5t इज इक्वल टू 140। t इज इक्वल टू कितना हो जा रहा है, तो 2 और 8 28। तो ये हमारा आंसर हो जा रहा है 28। इसी पैटर्न पे ये भी है, इसी पैटर्न पे ये भी है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम नॉर्मली इस फार्मूला से सॉल्व करते हैं। कौन सा फार्मूला, टी इनिशियल माइनस टी फाइनल बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू के टी इनिशियल प्लस टी फाइनल बाय 2 माइनस टी सराउंडिंग। ओके, 2 इक्वेशन बनेगा, हमेशा दोनों को हमेशा डिवाइड ही करना है और आंसर फाइंड करना है। इस पैटर्न पे जब यही क्वेश्चन आ रहा है तो आपको सिर्फ यही पढ़ना है, ये टॉपिक ख़त्म हो गया और इस टॉपिक से क्वेश्चन 100% रहता है। तो इतना चीज़ सीखने में कोई डिफ़िकल्टी तो नहीं होना चाहिए, तो इक्वेशन बनाने में कोई डिफ़िकल्टी नहीं होना चाहिए। तो आपको ज़्यादा इधर उधर घूमना नहीं है, इस चीज़ को तो माइंड में रख सकते हो, और इस चीज़ को रख लोगे न्यूटन्स लॉ का क्वेश्चन बन जाएगा। फिर भी सपोज अगर कोई एक्सप्लेन करके ज़्यादा इन डेप्थ समझना चाहता है तो हम इसको ये कैसे आ रहा है ये समझ सकते हैं कि ये कैसे आ रहा है। एक्चुअल में न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग ये कहते हैं कि जैसे एक कप ऑफ टी है, इसमें चाय है, ओके, उसका टेम्परेचर कुछ होगा, मान लेते हैं इनिशियल टेम्परेचर कुछ होगा, सराउंडिंग का टेम्परेचर कुछ होगा, फिर ये ठंडा होना स्टार्ट होगा। तो इसका जो रेट ऑफ कूलिंग है, मान लेते हैं dq चार्ज, dq हीट निकल गया कितने टाइम में, dt टाइम में। तो रेट ऑफ कूलिंग जो है ये डिपेंड कर रहा है टेम्परेचर ऑफ द टी माइनस टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग। आप सबको पता है कि अगर इस चाय को हम एक हीटर के सामने रख दें तो बहुत धीरे धीरे ये ठंडा होगा, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस कम है ना। जैसे मान लेते हैं इसका टेम्परेचर 50 है और इसका टेम्परेचर 40। यही इसी चाय को हम कूलर के सामने रख दें, फ्रिज में रख दें, फ्रिज का टेम्परेचर मान लेते हैं 10 है और इसका 50 है, टेम्परेचर डिफरेंस 40 का मिल रहा है, तो रेट ऑफ कूलिंग यहाँ पे ज़्यादा मिल जाएगा उस इंस्टेंट पे। या कुछ नहीं तो हम ऐसे ही समझ सकते हैं कि जैसे सपोज इस चाय का जो है टेम्परेचर 50 है और सराउंडिंग टेम्परेचर मान लेते हैं 20 ही है, तो ये धीरे धीरे कूल होना स्टार्ट होगा। बट इनिशियल जो रेट ऑफ कूलिंग है dq/dt वो ज़्यादा होगा। कैसे ज़्यादा होगा, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस कितने का मिल रहा है, 30 का। कुछ टाइम के बाद मान लेते हैं इसका टेम्परेचर 50 से गिर के 40 हो गया, अब टेम्परेचर डिफरेंस कितने का हो गया, 20 का। तो रेट ऑफ कूलिंग भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा पहले से।
20 के डिफरेंस पे आ गया। कुछ टाइम बाद अगर इसका टेम्परेचर 30 हो गया है तो टेम्परेचर डिफरेंस 10 हो गया और कूल हो जाए और रेट ऑफ कूलिंग कम हो जाएगा 10 के प्रोपोर्शनल। फाइनली तो इन दोनों का टेम्परेचर बराबर होना है, तो बराबर हो गया तो रेट ऑफ कूलिंग बंद हो गया, कूलिंग भी बंद हो गया। तो यही है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग हमें बस एक ही चीज़ समझाना चाह रहा है कि अगर हम कोई भी हॉट बॉडी को सराउंडिंग में रखे हैं तो वो कांस्टेंट रेट से कूल नहीं होता है। शुरू में टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा होता है तो ज़्यादा रेट से कूल हो रहा होता है, उसके बाद रेट ऑफ कूलिंग कम हो जाता है, धीरे धीरे कम होता रहता है। तो यही है, इसी फार्मूला को dq/dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑफ द बॉडी माइनस टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग, ये स्टेटमेंट है। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के स्टेटमेंट क्या है, तो यही है, रेट ऑफ कूलिंग dq/dt बोल दें या हम dt/dt बोल दें, टेम्परेचर के डिक्रीज होने का रेट दोनों सेम ही है। क्योंकि अगर हमें देखना है q बराबर क्या होता है डेल्टा टी, तो यही है dq/dt बोलें या ms डेल्टा t/डेल्टा टी बोलें, दोनों एक ही चीज़ है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही है ना। तो हम ये बोल रहे हैं टेम्परेचर के गिरने का जो रेट है या हीट फ्लो रेट पर यूनिट टाइम जो है, दोनों एक ही चीज़ है, रेट ऑफ कूलिंग। ये बोल रहा है इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू excess of temperature of the body over that of surrounding। तो यही स्टेटमेंट है, रेट ऑफ कूलिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ द बॉडी एंड टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ द बॉडी एंड सराउंडिंग। तो ठीक है, इसी को तो हम लोग बोल रहे हैं dt/dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑफ द बॉडी माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। तो बॉडी का टेम्परेचर तो हमेशा गिर रहा है, चेंज हो रहा है, तो कौन सा टेम्परेचर लेना है, तो मीन टेम्परेचर ले लेते हैं। इसको तो हम कांस्टेंट मान सकते हैं ना, टी इनिशियल प्लस टी फाइनल बाई 2, उसका टेम्परेचर तो हर मोमेंट पे चेंज हो रहा है। तो ठीक है, हम लोग मान लेते हैं उसका टेम्परेचर कांस्टेंट था, कितना था, मीन के बराबर। तो यही तो फार्मूला बन गया, माइनस टी फाइनल माइनस टी इनिशियल बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ले लेते हैं, टी इनिशियल प्लस टी फाइनल बाई 2 माइनस टी नॉट। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है, ये वाला जो फार्मूला है, इसी फार्मूला से न्यूटन्स लॉ के सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो इसमें ज़्यादा कुछ सोचना ही नहीं है, आपको बस ये चीज़ पता होना चाहिए, टी इनिशियल माइनस टी फाइनल बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू के टी इनिशियल प्लस टी फाइनल बाई 2 माइनस टी सराउंडिंग। बस इतना ही तो है, एक ही तो फार्मूला है, इसी पे तो क्वेश्चन बनना है और इससे तो एग्ज़ाम में आ रहा है। कभी कभी ग्राफ का भी क्वेश्चन आ जाता है। तो सपोज ये ग्राफ का क्वेश्चन आया है, ऐसा अगर क्वेश्चन आता है तो फिर तो ये ज़्यादा आपको परेशान नहीं करेगा। जैसे हम लोगों ने पढ़ा है, रेट ऑफ कूलिंग जो है dt/dt वो कांस्टेंट नहीं रहता है, रेट ऑफ कूलिंग कांस्टेंट नहीं रहता, ये हमें पता है। ये धीरे धीरे क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो ठीक है, इसमें जो दिखा रहा है
इसमें अगर हम dt/dt मतलब इस ग्राफ का स्लोप देखें, ये कांस्टेंट बता रहा है, जबकि हमें पता है रेट ऑफ कूलिंग कांस्टेंट तो रहता ही नहीं है, डिक्रीजिंग नेचर का रहना चाहिए। तो ये तो गलत कह रहा है ना। ये कह रहा है कि रेट ऑफ कूलिंग कांस्टेंट है, उसके बाद ज़ीरो हो गया है। ज़ीरो तो हो जाता है जब बॉडी का टेम्परेचर और सराउंडिंग का टेम्परेचर बराबर हो जाए, तो रेट ऑफ कूलिंग ज़ीरो हो जाता है। बट ये जो कह रहा है कांस्टेंट है, ये तो गलत कह रहा है ना। अब इसमें ये कह रहा है कि रेट ऑफ कूलिंग कांस्टेंट नहीं है। तो जैसे ये हमारा रेट ऑफ कूलिंग, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं ये, और कुछ टाइम के बाद यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ किए, ये कौन ज़्यादा हुआ, इसमें इंक्रीज हो रहा है रेट ऑफ कूलिंग या डिक्रीज हो रहा है? तो यहाँ पे कम एंगल बन रहा है और यहाँ पे ज़्यादा एंगल बन रहा है। तो ये dt/dt की बात कर रहे हैं। dt/dt पहले कम था, फिर क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। बट ये ऑब्ट्यूस एंगल भी है, माइनस लगा हुआ है। तो माइनस है, इसका मतलब क्या है, रेट ऑफ कूलिंग पहले ज़्यादा था, माइनस अगर हम लगा दें तो रेट ऑफ कूलिंग पहले ज़्यादा था, बाद में क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो ये सही कह रहे हैं कि रेट ऑफ कूलिंग पहले ज़्यादा होगा, फिर धीरे धीरे रेट ऑफ कूलिंग कम हो जाएगा। इसमें अगर हम देखें, यहाँ पे तो ये कह रहा है इस तरह से है, यहाँ पे ये देख रहे हैं ये एंगल है, यहाँ पे ये देख रहे हैं ये एंगल है। एंगल डिक्रीज हुआ ना, एंगल डिक्रीज हो रहा है, इट मीन्स dt/dt ये डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, आगे माइनस लगा क्योंकि ऑब्ट्यूस एंगल है, माइनस में हो जाएगा। तो ये कह रहा है कि रेट ऑफ कूलिंग इंक्रीज हो रहा है, पहले कम रेट से ये कूल हो रहा होगा, अब ज़्यादा रेट से होगा। तो ये गलत कह रहा है ना। तो इस तरह से हम इस तरह के क्वेश्चन को, ग्राफ के क्वेश्चन को समझेंगे। कभी कभी क्या होता है कि डायरेक्टली ग्राफ रख देता है अलग अलग पैटर्न का, कि सपोज़ लॉग में ग्राफ दे देगा या टेम्परेचर का ग्राफ दे देगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, तो ठीक है, एक डेरिवेशन है, अगर हम ये समझ जाएं तो उस ग्राफ के भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। बेसिकली इसमें यही 2-3 टाइप का ही आएगा। नॉर्मल जो पहले हम लोगों ने 4 क्वेश्चन देखे उसी में से आएगा, तो उसका एक ही फार्मूला है। दूसरा जो ग्राफ वाला क्वेश्चन था वो रेट ऑफ कूलिंग, देखा जाए तो वो पहले वाले ही पैटर्न पे। तो एक पैटर्न वो हो गया, दूसरा पैटर्न हो गया कि कभी कभी ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ देता है जिसमें कि लॉग वॉग सब लगे हुए होते हैं। तो हम लोग रेट ऑफ कूलिंग के इक्वेशन या डेरिवेशन को भी अगर समझ लें तो ज़्यादा फिर प्रॉब्लम हमें नहीं होगा। जैसे हम लोगों ने क्या सीखा है, अगर सपोज़ ग्राफ से हमें समझना है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग को, तो हम लोगों ने क्या सीखा है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के बारे में। सिर्फ एक ही स्टेटमेंट कि जो रेट ऑफ कूलिंग है dq/dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ द बॉडी एंड सराउंडिंग। बस इतना ही, या हम इस तरह से इक्वेशन बना के बोल सकते हैं। इतना ही सीखा है और इतने पे ही हमारा सारा क्वेश्चन भी बन गया, और हमें इससे ज़्यादा सीखना भी नहीं है, इतना ही है। लॉग वॉग को इन्वॉल्व करना है तो इसी को चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, हम ये लिख देते हैं -dt क्या हो जाएगा, या ऐसा करते हैं माइनस को इस साइड में ले आते हैं, तो हम ऐसे सिंपल सा लिख रहे हैं dt टेम्परेचर ऑफ द बॉडी माइनस सराउंडिंग टेम्परेचर k dt, और ये माइनस यहाँ पे ले आते हैं और इंटीग्रेट कर देते हैं 0 to t। मान लेते हैं इनिशियल टेम्परेचर था T इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर है T। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टेम्परेचर ऑफ द बॉडी को भी हम लोग मान लेते हैं कि T है, क्योंकि यही तो वैरी कर रहा है, यही तो हमें देखना है बॉडी का टेम्परेचर किस टाइम पे कितना है। तो ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसका इंटीग्रेशन हमें मालूम है
इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। अच्छा, ये माइनस को अगर हम इस साइड में, चल ठीक है, ये तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log टू द बेस ई टी माइनस टी नॉट। टी इनिशियल टी इक्वल टू माइनस के टी। इसको इंटीग्रेट करेंगे और टी का वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा। तो इसको हम लोग इस तरह से लिख देते हैं, अपर लिमिट रखते हैं। तो ये लिख रहे हैं log टी माइनस टी नॉट माइनस log टी इनिशियल माइनस टी सराउंडिंग इक्वल टू माइनस के टी इक्वल टू हम लोग लिख रहे हैं log प्रॉपर्टी होता है टी माइनस टी नॉट और डिवाइडेड बाय टी इनिशियल माइनस टी नॉट इक्वल टू माइनस के टी। इसका बेस ई है। लॉग को अगर हमें हटाना है तो हम ये कह सकते हैं कि बेस पे इतना पावर अगर हम दे दें, बेस पे अगर हम इतना पावर दे दें तो हमारा ये रिजल्ट बन जाएगा। मतलब टी माइनस टी नॉट डिवाइडेड बाय टी इनिशियल माइनस टी फाइनल इक्वल टू हम लिख सकते हैं लॉग पे पावर माइनस के टी। तो इट मीन्स टी माइनस टी नॉट का वैल्यू कितना हो जा रहा है, ये हो जा रहा है टी वन माइनस टी नॉट ई टू दी पावर माइनस के टी। ओके, हम लोग चाहें तो लॉग का प्रॉपर्टी यूज़ करके टी माइनस टी नॉट को इस साइड में भी ला सकते हैं, पावर पे ले जा सकते हैं। टी माइनस टी नॉट इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस के टी इंटू टी इनिशियल माइनस टी नॉट। टी बराबर क्या आ रहा है, टी नॉट प्लस ई टू दी पावर माइनस के इंटू टी इनिशियल माइनस टी नॉट इंटू टी। तो कभी कभी हमें बोल दिया जाता है कि ग्राफ ड्रॉ करें, किसके किसके बीच का। तो ग्राफ ड्रॉ करें लॉग टी माइनस टी नॉट के बीच का। सपोज ये कांस्टेंट है, इसका कुछ वैल्यू होगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं लॉग टी माइनस टी नॉट इक्वल टू माइनस के टी, और ये साइड में आ गया एक कांस्टेंट देते हैं सी। तो हमारा जो ग्राफ बन रहा है टी माइनस टी नॉट इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी। तो कभी कभी ग्राफ में ऐसा बना देता है, बोलता है यहाँ पे लॉग टी माइनस टी नॉट है और यहाँ पे टी है, कौन सा ग्राफ करेक्ट होगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि लीनियर रिलेशन है और टाइम के साथ निगेटिव स्लोप है, स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो ये हमारा ग्राफ। कभी कभी क्या है कि टेम्परेचर ऑफ द, ये कप ऑफ टी है, इसका टेम्परेचर का ग्राफ दे देता है। तो हम लोग देख रहे हैं टेम्परेचर जो है एक्सपोनेंशियल रिलेशन आ रहा है। तो हम ये समझेंगे कि पहले टेम्परेचर टी था और एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हुआ इस तरह का, और फाइनली सराउंडिंग टेम्परेचर के बराबर हो गया। तो ये दो ग्राफ है, यही दो ग्राफ आता है लॉग टी माइनस टी के वर्सेज या टेम्परेचर एंड टाइम के वर्सेज। तो ये दो ग्राफ हो गया, एक फार्मूला हो गया, इतना काफ़ी है।